सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 34 प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग देख रहे हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट को तय करना, कैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, कब क्या क्या होगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले प्रोजेक्ट फेल क्यों होते हैं? अमूमन हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। इसके रीजन क्या है? अगर आप लेट डिलीवरी करते हैं या प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल्स प्रोडक्ट आप लेट देते हैं तो उसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि अनरियलिस्टिक डेडलाइन, एग्रेसिव डेडलाइन। होता यह है कि यह आपकी सॉफ्टवेयर टीम है और किसी और ने डिसाइड किया कि आपको 1.5 साल में यह कंप्लीट करना है, तो ये टाइम फोर्स कर दिया जाता है यहां के मैनेजर्स और यहां के प्रोग्रामर्स या कहें प्रैक्टिशनर्स को। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है या रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है। उसने पहले तो आपने शेड्यूल बना लिया, लेकिन इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है तो ये शेड्यूल में चेंज हो जाता है, तो डिलीवरी लेट होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट प्लानर जितना एफर्ट लगने वाला है, जितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं, संसाधन लगने वाले हैं, कितने लोग लगने वाले हैं, उन सब का अंडर एस्टिमेशन कर देता है या ठीक से उसका अनुमान नहीं लगा पाता है। जैसे 10 लोग लगने हैं तो उसने 6 ही लगाए, 2 कंप्यूटर चाहिए उसने 1 ही कंप्यूटर लगाया। कई ऐसे रिस्क हैं या जोखिम हैं जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में मैनेजर इसको कंसिडर ही नहीं करते, उसके बारे में सोचते ही नहीं है कि ये होगा तो क्या होगा। कई बार ऐसी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती है, यानी ऐसी समस्याएं जो टेक्निकल होती हैं, यानी तकनीकी होती हैं, जो शुरुआत में हम शायद इसका अंदाजा ना लगा पाए। लोगों की भी डिफिकल्टी होती है, कोई बीमार हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई छोड़ के चला गया। एक और चीज होती है कि लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो, ये इनसे बात नहीं कर रहे हैं, ये इनको कुछ और बता रहे हैं, ये भी डिले का कारण बनता है। बेसिकली क्या है कि अगर बाय चांस एक प्रोजेक्ट मैनेजर ठीक से देखता नहीं है या ट्रैक और कंट्रोल नहीं करता है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट सही तरीके से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और जहां वो ग्लिच देखता है, जहां प्रॉब्लम देखता है, उसको अगर करेक्ट नहीं करता है, तो इसीलिए डिलीवरी या कहें कि जो आप सामान देना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर देना चाहते हैं, वो लेट हो जाता है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में जो अनरियलिस्टिक डेडलाइंस होती है, कहने का मतलब कि अगर आपका काम पूरे 2 साल में हो पाएगा, आपको कहा जाए कि भाई ऐसा है 1 साल में करके दो, कर पाएंगे आप? चलिए आपने 1.5 साल कर दिया तो क्या कर पाएंगे? तो सॉफ्टवेयर बिजनेस में ये बहुत आम बात है, एग्रेसिव या अनरियलिस्टिक डेडलाइन, क्योंकि ये सब जो है मार्केट से रिलेटेड है। मार्केट में अगर आप टाइम लेंगे तो दूसरा आदमी प्रोडक्ट ला देगा। तो अगर डेडलाइन अनरियलिस्टिक है, तो अगर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप पहले प्रोग्रामर बनते हैं, फिर सीढ़ी चढ़ते 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 आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, तो होता ये है या करना आपको ये है कि अपनी टीम को जो ये अनरियलिस्टिक या फिर जो पाई नहीं जा सकती, उस प्रेशर से आपको बचाना है। और ये जो प्रेशर है, ये जो फोर्स है, इसको जिसने प्रेशर क्रिएट किया है उसी के ऊपर वापस भेज देना है। कैसे? अगर आपकी ऐसी डेडलाइंस या प्रोजेक्ट खत्म करने की जो डेट है वो अनरियलिस्टिक है, वो कर ही नहीं सकते आप, तब आप क्या करेंगे? पहले तो ये है कि सबसे पहले जितने भी पहले के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, आपके पास जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, उससे एक प्रॉपर एस्टिमेट निकालिए आप कि भाई इस प्रोजेक्ट के लिए इतना समय लगेगा, ये इसका टाइम है। पहले तो आप ये करिए। उसके बाद आप एफर्ट निकालिए, समय निकालिए, जो ड्यूरेशन मैंने बताया। फिर ये हो सकता है कि आप इंक्रीमेंटल मॉडल सजेस्ट कीजिए। इस इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होगा कि मान लीजिए 50 फंक्शनैलिटी है, आप 20 दे दीजिए जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, जो बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ा के इसमें ऐड करते रहिए, तो बेसिक फंक्शनैलिटी यूजर को मिल जाएगी।
बाकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा डिले कर सकते हैं। हर प्लान को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, दस्तावेजीकरण करना पड़ेगा। आप कस्टमर से मिलिए और उसको बताइए कि देखिए ये जो आपने डेडलाइन है, बड़े अच्छे शब्दों में थोड़ी ये जो डेडलाइन बता रहे हैं आप, ये इसको पा नहीं सकते हैं, अनरियलिस्टिक है। क्योंकि आपने जो एस्टिमेशन किया है वो आप उसके सामने प्रेजेंट कीजिए कि देखिए पहले के प्रोजेक्ट में इतना समय लगा था। इसके अलावा आप ये भी बताइए कि कितना इंप्रूवमेंट आप करेंगे। अगर आप इंक्रीमेंट बताते हैं कि देखिए इस इंक्रीमेंट में मैं इतना दूंगा, इस इंक्रीमेंट में मैं इतना दूंगा, ये बताइए कि डेडलाइन अचीव करने के लिए हम इंक्रीमेंटल मॉडल यूज करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये ऑल्टरनेटिव आप यूजर को या एंड यूजर को, स्टेक होल्डर को यहां तक कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को भी आप दे सकते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में हम करते क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट तो बड़ा होता है ना, इसको हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं या छोटा छोटा करते हैं। यानी अगर आपने देखा होगा कि हमने जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि हमारी कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है। इन एक्टिविटीज को हम टास्क में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी के लिए टास्क में डिवाइड करते हैं। और ये एक्टिविटी किसके लिए होती है? सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के लिए। इस प्रोसेसेस के लिए मान लीजिए आपने वाटरफॉल मॉडल यूज किया तो उसके अलग अलग प्रोसेस होंगे। हर एक प्रोसेस को एक्टिविटी में डिवाइड करेंगे और उसको टास्क में डिवाइड करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि कई ऐसे आपके टास्क होंगे, पहले तो हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना ही पड़ेगा कि भाई ये काम होगा, ये काम होगा। जैसे आप यहां भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे काम में डिवाइड करेंगे। कई ऐसे काम होंगे जो आपके मेन स्ट्रीम से बाहर होंगे, मेन लाइन के बाहर होंगे, उनको आप कभी भी कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट है उसमें इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये काम, ये वाला काम है, ये वाला काम है, इसको आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे काम होते हैं जो क्रिटिकल पाथ पे आते हैं। क्रिटिकल पाथ ये लाल लाइन से आपको दिख रहा है। ये जो पाथ है, ये जो काम है आपके, इसको तो करना ही करना है, इसको समय पे करना है। अगर ये नहीं किए आपने तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिलीवरी डेट है वो वाकई में किसी न किसी तरीके से सफर करेगी, कंप्लीशन डेट सफर करेगी। तो अगर आप पूरे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अच्छे, आपका मेन ध्येय, मेन लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पहले तो बेहतरीन तरीके से आप टास्क डिवाइड करिए कि ये काम होगा, ये करना होगा हमें। उसके बाद ये जो टास्क है इनके बीच में कोई इंटरडिपेंडेंसी है आपस में, वो आपको निकालनी होगी कि ये टास्क इस पे डिपेंडेंट है, इसके बगैर ये नहीं आगे बढ़ेगा, ये इससे रिलेटेड है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्रिटिकल टास्क निकालने होंगे। जैसे आपने मान लीजिए 50 टास्क बनाए, उसमें 10 क्रिटिकल निकालिए जिसके बगैर काम नहीं होगा और वो क्रिटिकल पाथ में होंगे। हम सीपीएम के बारे में बात करेंगे। और फिर आप देखिए हर दिन आपको देखना पड़ेगा, वन डे एट ए टाइम, कि भाई जो मैंने टास्क बनाए हैं वो कितने हो गए, ये टास्क हुआ नहीं हुआ, इसको क्या टाइम हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्रिटिकल पाथ वाले कैसे चल रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में आपको शेड्यूल बनाना ही नहीं है, उसको मॉनिटर भी करना है और कंट्रोल भी करना है। यानी उसको बहुत ध्यान से हर दिन देखते रहना है और अगर कुछ चीजें आती हैं तो उसको कंट्रोल भी करना है, उस पर नियंत्रण भी करना है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता यह है कि एक ऐसा काम है ये जिसमें जो आप एफर्ट एस्टिमेट करते हैं कि भाई इतने लोग लगेंगे, इतना रिसोर्सेज लगेगा, इतना समय लगेगा, उसको आप पूरे ड्यूरेशन में डिवाइड करते हैं और हर एक टास्क के लिए डिवाइड करते हैं कि इसके लिए इतना समय लगेगा, इसके लिए इतना समय लगेगा, इसके लिए ये डेडलाइन होगी, इसके लिए ये डेडलाइन होगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। देखिए जैसे आपने कहा ये टास्क है, यहां से यहां तक जाएगा और जैसे जनवरी से शुरू हो रहा है तो मिड मार्च में खत्म होगा। तो आपने किया क्या यहां पर? आपने ये अलग अलग काम जो डिवाइड कर दिए उसका एक शेड्यूल बना दिया कि कब ये कब होना है, कब खत्म होना है। जैसे ये टास्क 8 देखिए, ये मार्च की शुरुआत में शुरू होगा और अंत तक चलता रहेगा। शुरुआत में क्या होता है, जैसे आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो ये टास्क बड़े बड़े होते हैं। जैसे आपने टास्क ये वाला बड़ा वाला बताया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मतलब होता यह है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो और ये टास्क जो है वो माइक्रोस्कोपिक होने लगते हैं। शुरुआत में प्रोजेक्ट प्लानिंग के समय आप ये देखते हैं कि मेजर काम क्या है, मेजर फ्रेमवर्क एक्टिविटी क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की,
और कौन से फंक्शन इसके लिए करने होंगे, कौन से टास्क इसके लिए करने होंगे, क्योंकि हर एक टास्क के लिए कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका आगे आप बढ़ेंगे, इनको और आप डिवाइड करेंगे कि भाई ये देखो ये करना होगा इसके लिए। मतलब एक तो आप टास्क भी डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद इसका शेड्यूल भी डिवाइड करेंगे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि हर एक एक्शन और हर एक टास्क जिसको आइडेंटिफाई करना है उसका भी शेड्यूल बनाना है आपको। अब शेड्यूलिंग हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के दो तरीके की शेड्यूलिंग हो सकती है। शेड्यूल मतलब टाइम, कि कितने समय में कंप्लीट होगा। आपका ये स्टेक होल्डर है या एंड यूजर है या प्रोग्राम मैनेजर है, उन्होंने बता दिया देखिए साहब ये दिसंबर तक खत्म होना है, जनवरी चल रहा है, तो उन्होंने आपको डेट ऑलरेडी बता दी है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको अपना शेड्यूल इसके बीच में ही फिक्स करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको बता दिया जाता है देखिए 1 साल का प्रोजेक्ट है, आप अपना बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए, या 1.25 साल का है, थोड़ा सा स्लैग भी है इसमें, तो वो आप खुद ही तय कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग या किसी भी प्रोजेक्ट शेड्यूल का मतलब होता है कौन सा काम कब होगा, कब कंप्लीट होगा, कितने देर में कंप्लीट होगा और हमें क्या क्या बीच बीच में माइलस्टोन मिलेंगे। बेसिकली यही है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब ही यही है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें जो आधारभूत चीजें हैं वो यही है कि आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा। इसको आप डिवीजन भी कह सकते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक काम को थोड़ा एक्टिविटी में डिवाइड करिए, एक्टिविटी को आप टास्क में डिवाइड करिए, टास्क को फंक्शन में डिवाइड करिए, जहां तक आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि काम अच्छे से हो सके। इंटरडिपेंडेंसी, हर एक काम दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेट हो सकता है, तो आपको ये देखना है कि इनके बीच में आपस में डिपेंडेंसी कितनी है, आपस में कितने जुड़े हुए हैं। कई काम जो है एक के बाद एक होंगे, यानी सीक्वेंस में होंगे। कई काम जो है वो होंगे वो पैरेलल में होंगे, ये चल रहा है तो साथ में ये भी चल रहा है। अभी मैं आपको जरा यहां बता देता हूं, देखिए ये इतना सिंपल काम नहीं है ये। देखिए जैसे ये काम चल रहा है, इस काम के साथ साथ ये चल रहा है, राइट। लेकिन जब ये सारे एक साथ चल रहे हैं, देखिए ये इसके साथ चल रहा है, कॉन्करेंट हो गए। ये काम तभी होगा जब ये कंप्लीट होगा। ये जो आप देख रहे हैं डायमंड, ये है कंप्लीशन, ये माइलस्टोन यहां पर मिलेगा। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कुछ एक्टिविटी होती है जो तभी हो पाएगी जब दूसरे हो सके, और कई जो होती है एक्टिविटी वो एक चल रही है दूसरी चल रही है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये भी हो सकता है। टाइम एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक जो आपने डिसाइड किया है उसको टाइम बताना पड़ेगा। देखो साहब यहां से शुरू होगा, यहां खत्म होगा, ये परसेंट डेज के हिसाब से इतने दिन लगेंगे, इतने आदमी करेंगे, और आपको हर एक काम की एक शुरुआत डेट और एंड डेट बतानी पड़ेगी, यहां देनी पड़ेगी। ये देख के कि इसको कितने लोग कर रहे हैं, साथ में क्या ये फुल टाइम किया जा रहा है या ये आपका पार्ट टाइम बेसिस पे किया जा रहा है, क्योंकि पार्ट टाइम बेसिस पे किया जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। एक और चीज आती है इसमें, एफर्ट वैलिडेशन। एफर्ट वैलिडेशन का मतलब यह है कितने लोग आपने कितने समय के लिए लगाए। हो सकता है आपने ज्यादा लोग ज्यादा समय के लिए लगा दिए हों, ज्यादा लोग कम समय के लिए लगा दिए हों, कम लोग ज्यादा समय के लिए लगा दिए हों, सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आपको यह करना है कि एफर्ट ज्यादा लगा देना है, लोग थोड़े कम लगाने हैं। एफर्ट हमेशा लोगों से ज्यादा होना चाहिए। डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर आदमी, हर एक टीम मेंबर क्या क्या करने वाला। देखो साहब आप ये करोगे, ये काम आपका है, टेस्टिंग वालों का काम ये है, प्लानिंग वालों का काम ये है, वो सब आप पहले से डिफाइन करेंगे। डिफाइंड आउटकम्स, आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या वर्क प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर क्या डिलीवरी मिलेगी। जो डायमंड है ये सारे वर्क प्रोडक्ट है, ये आउटकम क्या आने हैं और वो आउटकम जो फाइनल हम जिसकी विवेचना कर सकते हैं। यानी हर एक टास्क एक माइलस्टोन के साथ जुड़ा होना चाहिए, और माइलस्टोन ये जो मैं आपको बता रहा हूं डायमंड है, ये तभी हम मान पाएंगे जब ये जो वर्क प्रोडक्ट निकल के आया है, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोड हो, या जो भी चीज आती है, इसको हमने क्वालिटी के लिए रिव्यू किया है और अप्रूव कर दिया है कि हां ये सही है। द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एफर्ट, लोग कितने लगाने हैं, कितनी मेहनत लगेगी। एफर्ट का मतलब यही है कि कितने परसेंट मंथ में निकाला जाता है, एक आदमी एक मंथ में कितना काम करता है, यही एफर्ट है।
कितनी मेहनत लगने वाली है, कितने लोगों को लगाना है, कितना वो काम कर पाएंगे। तो एक बड़ा मिथक है, बहुत ही कॉमन मिथक है कि भाई अगर गड्ढा खोदना है और ये 4 आदमी 4 दिन में कर सकते हैं, तो आदमी इसमें आप 8 आदमी लगा दो, है ना, डबल लगा दो तो ये आधा हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। क्या ये हो सकता है? अगर मैथमेटिक्स में भी देखें तो इस तरीके का नहीं होता। मेनली ये होता है कि अगर प्रोग्राम मैनेजर या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है कि शेड्यूल में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो मेन ये रहता है कि ऐसा करेंगे यार, और मैनेजर्स लगा और प्रोग्रामर्स लगा देंगे और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि यह सही नहीं है। जब आप नए बंदों को लेके आएंगे तो उनको सिखाएगा कौन? ये सिखाएंगे, यानी प्रोजेक्ट जो आपका शेड्यूल है वो ज्यादा स्लिप कर जाएगा, क्योंकि ये जो सिखा रहे हैं इनको नया सीखना पड़ेगा। ये लोग सीखेंगे, अब इनको सिखाने में कौन काम करेगा? वो यही काम करेंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये काम करना छोड़ के सिखाने में लग जाएंगे और इनको सीखने में टाइम लगेगा, तो अपने आप टाइम तो लग ही गया ना। अब इतने सारे लोग हैं, ये आपस इनसे बात करेंगे, ये इनसे बात करेंगे, ये इनसे बात करेंगे, वो किसी और से बात करेंगे, वो स्टोर से बात करेंगे, ये एचआर से बात करेंगे, तो बातचीत इतनी हो जाएगी, कम्युनिकेशन पाथ इतना हो जाएगा, बातचीत या की कम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाएगी, जितने ज्यादा आप लोग लगा देंगे तो वहां पर ये तो सफर करेगा ही करेगा। देखिए, अगर आप पुराने एम्पेरिकल डेटा पे जाएं, एम्पेरिकल डेटा मतलब जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स आए हैं, जितनी भी थ्योरेटिकल एनालिसिस हुई है, विवेचना हुई है, इसने बताया है कि प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है वो इलास्टिक होता है, रिजिड नहीं होता है कि इसके बीच में करना ही करना है, कोई और जरिया नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट डेट को या शेड्यूल को थोड़ा कंप्रेस कर सकें, ऐसा है ना, इसको हम ऐसा कर दें, कंप्रेस कर सकते हैं रिसोर्सेज लगा के, हो सकता है, जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अभी हम नहीं कर पाए लेकिन एंड में हम ज्यादा लोग लगा देंगे, तब नहीं होगा। इसको पूरा खींचना पड़ेगा आपको, या पूरा दबाना पड़ेगा शुरुआत से अंत तक, समझ गए आप? अंत में नहीं जाके लोगों को लगा के या रिसोर्सेस लगा के हो पाएगा। आप कंप्लीशन डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी आप जैसे ये है ना, इसको यहां से खींच दीजिए तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये इधर पे आ जाएगा, या इसको दबा दीजिए, ये ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उसका एक समय होता है, टाइम होता है, अंत में नहीं होगा। ये जो रिलेशनशिप है पीपल और एफर्ट, आदमी और आदमी कितना काम कर रहे हैं, इसमें एक ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है पुतनाम, नॉर्डन और रेले पीएनआर कर्व है, ध्यान रखिएगा, पीएनआर कर्व है ये, है ना। ये आपको बताता है जो एफर्ट लगेगा उसी तरीके से, जितना एफर्ट लगेगा मतलब जितने लोग लगेंगे उनको आप जितनी सैलरी देंगे, जितना सामान लगेगा उतना पैसा खर्च करेंगे। एफर्ट और कॉस्ट एक ही बात हो गई। यहां पर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट टाइम की, है ना। ये तो पीएनआर कर्व किसके बीच में होता है? एफर्ट और टाइम के बीच में। इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये जो कर्व है ये बता रहा है कि ये आपकी जो T0 है ये मिनिमम वैल्यू है। ये बताता है कि इस समय आपकी जो कॉस्ट होगी वो सबसे कम लगेगी। देखिए ये जो कॉस्ट है वो यहां है, इससे कम कॉस्ट नहीं लगेगी। मतलब कम मेहनत करके, कम आदमी लगा के बेहतरीन तरीके से आप डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कोशिश करेंगे इधर आने की, इसका मतलब ये जो टाइम है, अब आप टाइम रिड्यूस, ये चीज मान लीजिए ये टाइम कम कर रहे हैं ना, आप इस तरफ जा रहे हैं, तो इस मतलब एक्स एक्सिस में लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब टाइम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप डिलीवरी फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम समय में डिलीवर करना चाहते हैं। यहां पर ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर हो गया है, ठीक है जी। यहां आप देख रहे हैं स्ट्रेट है, यहां नॉन लीनियर हो गया है। जैसे आप देख लीजिए कि आप ये टीडी पे आ गए, मतलब आपने अपना टाइम कम करने की कोशिश की, तो आपका एफर्ट कितना आया? ईडी, है ना। आपने क्या किया कि इस टाइम के लिए टाइम जैसे कम किया तो उसके लिए एफर्ट ईडी लगने वाला है। आपने कहा कि हम ये शेड्यूल कम कर रहे हैं और रिसोर्सेज इतने लगा देंगे, है ना। आप कम कर सकते हैं समय को, जल्दी आप डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना कर्व कहां बढ़ गया, एफर्ट कितना जल्दी बढ़ गया, यहां से यहां तक कितना बढ़ गया एफर्ट, है ना। तो पीएनआर कर्व आपको बताता है कि जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइम है इसको आप इससे कम नहीं जा सकते। अगर आप इससे कम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 0.75 जो भी आपका डिलीवरी टाइम है, जो भी T0 है, तो जो इस TD है इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको TD कर रहा हूं, इससे कम नहीं जा सकते। यानी
अगर यहां तक आप गए 0.75 TD तक, इसके अंदर नहीं जा सकते, यहां तक पहुंच सकते हैं। कारण क्या है उसका कि ये जो अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये इसके कहते हैं इम्पॉसिबल रीजन। यहां पर फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस जगह तो जाना ही नहीं, जा ही नहीं सकते आप। ये कर्व एक और चीज बता रहा है, टीडी आप कहां पर आ गए, ये T0 पूरा है, ये टीडी बीच में है, इसका मतलब T0 कितना हुआ 2 TD के बराबर, है ना। तो ये और भी बताता है कि लोएस्ट कॉस्ट डिलीवरी ऑप्शन आपके पास कितना है, T0 ये 2 TD के बराबर है। इंप्लीकेशन क्या है इसका कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी को जितना एक्सटेंड करेंगे उतना आपका कॉस्ट कम लगेगा, उतना पैसा कम लगेगा। मैं आपको यहां पर बताऊंगा एक और चीज, देखिए ये 4 जो मैंने रीजन बताए उसमें क्या क्या है। ये रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये तो इम्पॉसिबल जोन है, यहां पर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। यहां पर आपने क्या है, ज्यादा लोग भर दिए, इनएफिशिएंट हो गया। ये रीजन जो है इसको लीनियर रीजन कहते हैं, यहां पर लोग भी उतने हैं जितना एफिशिएंट स्टाफिंग है, अच्छा काम हो रहा है, ये बेहतरीन जगह है। यहां पर आपने क्या किया, लोगों को कम कर दिया, अंडर स्टाफिंग कर दी, तो जब लोग कम हो जाएंगे तो इनएफिशिएंट हो जाएगा ये। जो सॉफ्टवेयर इक्वेशन है, आपको याद होगा एक सॉफ्टवेयर इक्वेशन मैंने आपको बताई थी जब हम एस्टिमेशन देख रहे थे, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, तो यहां पर एक निकल के आई थी आपकी सॉफ्टवेयर इक्वेशन, ये इसी पीएनआर कर्व से निकल के आई है। और ये जो है एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप बताता है टाइम और ह्यूमन एफर्ट में। अब आप देखें इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपको जो बताया था एफर्ट था, ये लाइन ऑफ कोड था, बी इसमें स्पेशल स्किल फैक्टर था, पी इसमें प्रोडक्टिविटी फैक्टर था, टाइम इसमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था, मंथ या ईयर में। अब अगर इसी को हम देखें तो L बराबर हो गया P इंटू E की पावर 1/3 T की पावर 4/3। यानी अगर ये L है आपका जो डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड है, DSI भी कह सकते हैं इसको, L आपका जो है वो आपका लाइन ऑफ कोड है, तो एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम कैसे रिलेटेड है, वो इस तरीके से रिलेटेड है, यहां से भी आप देख सकते हैं। इसमें जो है जो ई देख रहे हैं एफर्ट, यानी पर्सन मंथ में आता है, एक आदमी एक महीने में कितना काम करता है। पी इसमें जो आप देख रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी पैरामीटर है, जो आपको बताएगा कि बहुत सारे फैक्टर इसमें लगते हैं कि एक नंबर होता है कि किस तरीके का काम है। ये आपका 2000 थोड़ा हल्का प्रोजेक्ट है, 12000 बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वहां तक हम लगाते हैं। टी आपका कैलेंडर मंथ में टाइम है, इसका मंथ में आता है। इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर देंगे ना, थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एक बेहतरीन इक्वेशन बन जाती है, ये वाली प्लीज सिंपलेस्ट इक्वेशन है, लिख देता हूं इसको, E बराबर, क्योंकि इसको यूज करेंगे हम, L³ P³ T की पावर 4, बड़ी आसान हो गई है। E जो है इसमें वो वही है पर्सन मंथ, एफर्ट कितना कॉस्ट लगेगा, एफर्ट कॉस्ट की बारे में बात हो रही है, पूरे लाइफ साइकिल के लिए एफर्ट कितना लगेगा। टाइम जो है इसमें हम ईयर्स में लेंगे, ध्यान रहेगा आपको, साल में लेंगे इसको। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इसमें जैसे आपने बता दिया कि एक आदमी के लिए इतना डॉलर पेमेंट करना है, तो कितना पैसा लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, वो भी हम निकाल सकते हैं। इसके हम एग्जांपल ऑलरेडी हमने पिछले डिस्कशन में कर लिया है। यहां जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। पहली चीज, इस इक्वेशन को ध्यान में देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स रियल टाइम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इसका लाइन ऑफ कोड 33,000 है, 12 पर्सन ईयर एफर्ट है इसका, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर इसको इस तरीके से बताना चाह रहा हूं कि ये कैसे आया है। एफर्ट जो है आपका 12 बराबर L कितना है 33,000 ऐसे रखेंगे आप, और इसका क्यूब करेंगे। P कितना है आप लेंगे 12,000, ठीक है जी, और टाइम इसका T की पावर 4। अगर इसका आप टाइम निकालेंगे तो आपका आएगा टाइम, जो भी समय आता है, ये एक काम हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं 8, इसको 8 कर दूं तो टाइम कितना आएगा, मैंने इसको कैलकुलेट किया है, इसका टाइम जो है वो आपका आएगा 1.3 ईयर्स, यानी 15.6 मंथ। इसको आप करके देख सकते हैं, टाइम आपका 1.3 ईयर आएगा, 8 लोग लगा दें। लेकिन अगर मैं इसकी टाइम बढ़ाता हूं 1.75 ईयर्स कर देता हूं, तो जैसे मैं जब टाइम बढ़ाऊंगा तो मुझे ये थोड़ा पी चेंज करना पड़ेगा। पी हमने 12,000 दिया है, पी को हम कर देंगे 10,000,
तो अब आप देखिएगा इसी इक्वेशन को लगाया जाएगा, यानी हम क्या करेंगे इसमें, हम निकालना चाहते हैं एफर्ट। एफर्ट कितना आएगा, लाइन ऑफ कोड कितने हैं 33,000, इसका कर दीजिए क्यूब। पी कितना मैंने बताया आपको 10,000, इसका क्यूब। टाइम कितना मैं बोल रहा हूं 1.75, इसकी पावर 4। जब आप इसका एफर्ट निकालेंगे तो आपका आएगा 3.8 ईयर्स। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने 6 महीने टाइम बढ़ाया, आपने 8 आदमी जो यूज किए थे, अब आपको केवल 4 की जरूरत पड़ी। ये 4 है, 4 आदमी की जरूरत पड़ गई, मतलब केवल 4 आप आदमी से आप काम ले सकते हैं। ये इक्वेशन की वैलिडिटी है, ये आपको बताता है। एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह होता है कि जो पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में किस काम को कितनी महत्ता, कितना महत्व, कितना थ्रस्ट, कितना आप समझ लीजिए ध्यान मिल रहा है। एक डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट जो आप मैं कहूं इसको सॉफ्टवेयर प्रोसेस को, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस आप ले लीजिए, आप स्पाइरल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप वाटरफॉल ले लीजिए, इंक्रीमेंटल, प्रोटोटाइप, जो आपकी मर्जी हो, उसमें एक रूल चलता है 40 20 40। अब ये क्या कहता है देखिएगा, मेन चीज ये है कि जो एनालिसिस और डिजाइन है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, एनालिसिस डिजाइन का पार्ट है, इसको हम 40% एफर्ट देते हैं। बाद की जो है ये जो टेस्टिंग वाला पार्ट है, इसको भी हम 40%, इसमें डिबगिंग भी आ जाएगा, एरर निकालना, एरर को ठीक करना, ये कितना हो गया 40%। कोडिंग जो होता है इसको हम देते हैं 20%। तो ये 40 20 40 यही रूल है, समझ गया आप। बाकी आप देखिए प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए आपका 2 से 3% एफर्ट हो गया। कस्टमर कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 10 से 25 है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ली है आपने। एनालिसिस और डिजाइन अलग बात है, 10 से 25% ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है वो जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो 20 से 25 इन दोनों को मिला देंगे तो तकरीबन 40% आ ही जाता है। टेस्टिंग डिबगिंग में 30 से 40%। ये 40 है तो इसको 30 कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं 30 नहीं कर सकते, लेकिन रूल इसका जो सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड में है वो ये है 40 20 40। डिफाइनिंग अ टास्क सेट, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।